आधी रह गई और उसका आंकड़ा केवल 33 सीटों पर जाकर अटक गया। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने देश भर में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, वहां की अयोध्या की सीट भी हार गई। बीजेपी के लिए इतना बड़ा झटका है जिससे वो अभी तक उबरी नहीं है। यूपी में लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए लखनऊ में 14 जुलाई को यूपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह भी मुद्दा छाया रहा। अब पार्टी के सामने 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती है और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में 2027 की तैयारी से पहले बीजेपी कुछ बड़ा बदलाव करने वाली है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस मीटिंग में पार्टी के आला नेता नया नैरेटिव सेट करने की बजाय एक दूसरे को निशाना बनाने और राहुल और अखिलेश की जोड़ी की कामयाबी को झुठलाने की कोशिश करते दिखे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से ये कहकर एक तीर से कई निशाने साधे कि संगठन सरकार से बड़ा है और जो दर्द कार्यकर्ताओं का है वही मेरा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव में हमारे विरोधी साजिश करने में सफल रहे। हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव में नतीजे ठीक नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019 और 2022 में सफलता हासिल की है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने 2024 के चुनावी आंकड़ों का जिक्र नहीं किया। इसलिए माना जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक में कहीं न कहीं ईमानदारी से हार के कारणों को जानने और पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा करने की कोशिश नहीं दिखी। इस मीटिंग के पहले और बाद में एनडीए में शामिल पार्टियों के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। कार्य समिति में बीजेपी के कुछ मौजूदा और पूर्व विधायकों के उन बयानों का जवाब ढूंढने की भी कोशिश नहीं हुई जिसमें उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और अफसरशाही के हावी होने के आरोप लगाए हैं। उल्टे इससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी आलाकमान और यूपी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकता है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या 2027 से पहले यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? अब तक नैरेटिव सेट करने वाले बीजेपी क्या विपक्ष के जाल में फंसती जा रही है? और इन तमाम बड़े सवालों के साथ हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अशोक तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में अविरल मलिक और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आलोक पांडे शामिल हो रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले तो मैं बीजेपी से ही सवाल ले लेता हूं, चूंकि बीजेपी की बात हम लोग कर रहे थे और बीजेपी में हम लोगों ने योगी जी का अभिभाषण भी सुना, आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। ये आत्मविश्वास कौन सा आत्मविश्वास था? 400 पार वाला आत्मविश्वास था क्या? नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं इस विषय को। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विषय में आकलन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हम निश्चित रूप से आकलन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर निकले तो इस विषय को भी देखना आवश्यक होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया इन चुनाव में, कांग्रेस मुक्त दिल्ली हो गई, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड हो गया, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश हो गया, आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया। इस विषय को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। और कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा का गढ़ भी नहीं बचा सकी और 99 पर प्रसन्न हो रही है और घमंड में घूम रही है, हिंदुओं को हिंसक बता रही है। और इसी प्रकार से यदि इनका कार्य जारी रहा तो देर नहीं लगेगी, अगले चुनाव में 99 से 9 पर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब के लिए काम कर रही है वो सबको नजर आ रहा। हम विकास के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विषय है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन कर रही है, आकलन कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कम सीटें आई हैं, जो हमारी उम्मीद थी उस रूप में नहीं आई। लेकिन ये कहना कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव नहीं थे, ये लोकसभा चुनाव थे, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव थे। इसमें हार और जीत एक प्रदेश के स्तर पर तय नहीं होती है,
राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं जी। कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तीसरी बार मोहर लगाने का कार्य जनता के द्वारा अभूतपूर्व तरीके से किया गया और तीसरी बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जनता ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, आपने अविरल की बात सुनी, बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी आपने। इधर लगातार जो चर्चा हो रही है मीडिया में, बीजेपी में गुटबाजी है, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उत्तर प्रदेश की बीजेपी को लेकर तो लगातार, और 14 तारीख को जब से कार्य समिति की बैठक हुई उसके बाद से तो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यही गुटबाजी आप लोगों के बेहतर परफॉर्मेंस का कारण बनी? लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अशोक तिवारी जी? आलोक पांडे जी के पास चलता हूं। आलोक पांडे जी, यदि बीजेपी का कोई विधायक पार्टी की हालत खराब बता रहा है और केंद्रीय नेतृत्व से दखलंदाजी की मांग कर रहा है, तो कौन सी दखलंदाजी, किस तरीके की दखलंदाजी चाह रहा है वो विधायक? आलोक पांडे जी, एक बार फिर अविरल मलिक के पास ही चलूंगा। अविरल मलिक, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 300। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अविरल अविरल जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 100 एमएलसी हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 403 विधायक हैं, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक विधायक क्या कहता है, इस आधार पर यदि आप प्रदेश की राजनीति तय करें तो ये अनुचित होगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से एक एमएलसी क्या कहता है, एक विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कह देता है, उस विषय पर आप ये तय कर जरूर इस विषय को तय कर सकते हैं कि उसके विधानसभा क्षेत्र में क्या घटनाएं घटित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी विधानसभा क्षेत्र की केवल बात कर रहा है। अगर वो थानों की बात कर रहा है तो 2 थानों की बात कर रहा है, तहसील की बात कर रहा है तो एक तहसील की बात कर रहा है, ना कि सारे उत्तर प्रदेश की तहसीलों की बात कर रहा है। बिल्कुल अविरल, आपकी बात में दम है, लेकिन जब एक अनुशासित पार्टी का एक भी शख्स अगर आवाज उठाता है तो उस पर चर्चा होना लाजमी है। अविरल, अशोक तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? अविरल, देखिए लगातार ये सीक्वेंस में सारी चीजें हो रही हैं। बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। मोती सिंह जी क्या कह रहे हैं, पूर्व मंत्री मोती सिंह जी क्या कह रहे हैं, ये इस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ जिससे कि आप 62 से 33 में आ गए। देखिए गड़बड़ ये थी, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाने का कार्य किया गया, विपक्ष के द्वारा संविधान के विषय में झूठ फैलाया गया, झूठ परोसने का कार्य किया गया। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ बड़े स्तर पर कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था, मैं इस विषय को यूं स्पष्ट कर देता हूं। जिस तरीके केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद को अधिकार ही नहीं है कि वो संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ कर सके, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सके, बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त कर सके या हटा सके या कोई उसमें चेंज कर सके। तो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किया ही नहीं जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, ये केशवानंद भारती केस कह रहा है। तो क्या इन लोगों ने, इन नेताओं ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने केशवानंद भारती केस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तो इसका अर्थ है ये अनपढ़ है एक प्रकार से, और अगर पढ़ा था तो ये जनता को गुमराह कर रहे थे। दो ही कारण हो सकते हैं, कोई कारण नहीं है। अगर ये जनता को गुमराह कर रहे थे तो अगले चुनाव में जनता इन्हें गुमराह कर देगी। अविरल, आपका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पर इतने स्ट्रांग कार्यकर्ता हैं आपके, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रामक खबरें फैलाई गई और उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस कमजोर रहा, तो ये तो आपके लिए भी एक बार सवालिया निशान खड़ा करता है ना अविरल? देखिए, जब तक सच्चाई, जब तक सत्य बिस्तर से उठकर खड़ा होता है, तब तक झूठ
पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। इस विषय को भी देखना चाहिए। इन्होंने झूठ फैलाने का कार्य किया, झूठ बोलने का कार्य किया, झूठ के बुनियाद पर चुनाव लड़ने का इन्होंने कार्य किया, जो कि एक प्रकार से पाप है और ये इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स का वायलेशन है। जी बिल्कुल, लेकिन अविरल आप देखिए कि पार्टी के अंदर जो बातें और जो आवाज़ उठ रही वो तो उठ ही रही है। आपके सहयोगी दल, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की बात कर लें या संजय निषाद जी की, वो भी खुलकर बोल रहे हैं। संजय निषाद जी का आपको पता ही कि बुलडोजर से घर गिराएंगे तो वोट कहाँ से पाएंगे, इस तरीके के शब्द निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस प्रकार का एनडीए गठबंधन है कि हमने इमरजेंसी नहीं लगा रखी है। हमने नेताओं के मुंह पर, कार्यकर्ताओं के मुंह पर ताला नहीं रखा है। हमारे यहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसीलिए ये नेता किसी बात को बयां कर पाते हैं, कह पाते हैं। और हमने छूट दी हुई है बोलने की स्वतंत्रता है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। ये जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं। जब इनकी सरकारें आती हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर दंगा है। इस विषय को भी देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आलोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की फिलहाल मंद मंद आवाज की गूंज कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी के अंदर से निकल कर आ रही हो या फिर विपक्षी दलों की तरफ से निकल कर आ रही हो। क्या ये आवाज अभी और मुखर होगी और क्या बीजेपी के अंदर वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की आवाज आपको याद होगा 2022 के चुनाव के पहले आई थी, जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा इससे नुकसान हो सकता है और उन्होंने उस आवाज को दबाई। इस बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद आई, जब भारतीय जनता पार्टी का अपेक्षित परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आया। यानी एक तरह से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारी चुनाव, समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें लेकर के आई। तो ये एक वो वर्ग जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से असंतुष्ट है, हर राजनीतिक दल में एक वर्ग असंतुष्ट होता ही है जिसके काम नहीं होते। उसको लगा कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एक बिगुल फूंका जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या योगी जी हटाए जाएंगे? हटाने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा? तो जितना मैंने समाज में लोगों से बात की, लोग कहते हुए दिखा देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में योगी जी न होते मुख्यमंत्री तो 31 सीटें भी ना आती। 31 सीटें आने में योगी जी का चेहरा प्रमुख रहा। ये आम जन की आवाज। भारतीय जनता पार्टी 31 सीटें जीती है, ज्यादा नहीं जीती। उसमें अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करेगी तो योगी आदित्यनाथ जी का नहीं, उनका सीट बंटवारा, उनका एरोगेंस, उनका ये सोचना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी ये सोचना कि हम प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम, उनका नाम और योगी जी के नाम पर बगैर कार्यकर्ताओं के हम चुनाव जीत लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं, इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटों में नुकसान पहुंचाया। आयोग के कैंडिडेट का उतारना, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय न होना। अब देखिए, कैंडिडेट क्यों अयोग्य हो जाता है? एक तो कि उसका काम वो नहीं कराता, दूसरा वो काम करा नहीं पाता। इसका मतलब है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाएंगे और जो विधायक है, जो सांसद है, जो आम कार्यकर्ता है, उसकी बात अगर थाने कचहरी और नहीं सुनी जाएगी तो फिर बात वो सांसद अलोकप्रिय होगा। जी बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, क्या बीजेपी की गुटबाजी आप लोगों के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह रही? जी, देखिए, इनकी गुटबाजी तो खैर अपनी जगह पर है। भाजपा पूरी तरह से समाज से, जनता से कट चुकी है अपने कार्यों की वजह से। उसने इस तरह का कार्य किया है, किसानों को तो उसने कहीं का नहीं रखा, नौजवानों को कहीं का नहीं रखा उसने। सवाल इस बात का है कि नीट की परीक्षा आप देख ही रहे हैं, तमाम परीक्षाएं लीक हुई आप देख ही रहे हैं। अब आता है दलित की बात आती है। दलित जो अभी भाई कह रहे थे कि अफवाह फैलाई या क्या फैलाया, धर्म फैलाया, दलित को छला गया है। दलित वर्ग को नौकरियां ना निकाल करके सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग करके सरकारी नौकरियां 30 लाख भर्तियां नहीं निकाली गई। इस तरह टोटा पड़ गया सरकारी नौकरियों का। जो निकाली गई वो भी लीक करा दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो है क्या कर रही है सरकार छल रही है दलितों को, अल्पसंख्यकों को।
दलितों को, अल्पसंख्यकों को और जो है पिछड़ों को। हालात ये है, कानपुर की घटना छिपी नहीं है किसी से, सवर्णों की भी हालत खराब की गई है। जो सवर्ण कमजोर सवर्ण है उन्हें एक चला गया। तो सवाल इस बात का है कि जो है भाजपा कहीं की नहीं रही है, और इस चुनाव में 24 में दिखा दिया जनता ने कि जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण भी हो, सर्व जन समाज ने हमें वोट दिया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमें मत मिला है। अशोक तिवारी जी, जी अशोक तिवारी जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं और आपने हो सकता है उनकी आवाज भी सुनी हो। साफ साफ आप लोगों पर ये आरोप है कि आप लोगों ने संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। जी, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, इसका मैं एक निचोड़ बता रहा हूं आपको जो वो कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि कोई भ्रामक खबर फैला के नहीं जीत सकता है चुनाव। जब दलितों का आरक्षण दिलाया है इन्होंने, संविधान तो ठीक है, संविधान अभी बदलने की औकात में नहीं है, 4 सीट नहीं पाए, संविधान बदल ही नहीं सकते हैं। आज एनडीए की सरकार है, आज समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश से वो मैसेज दिया है, 240 पे खड़ा कर दिया इनको लाकर, आज इनको बैसाखी पे खड़ा कर दिया ला करके। तो संविधान बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल यह है कि संविधान में जो चीजें दी गई है आरक्षण की, आरक्षण को गलाया है इन्होंने, आरक्षण को तिल मारा है इन्होंने, आरक्षण को नहीं पाने दिया है इन्होंने। 69,000 भर्ती घोटाला हुआ, ये छिपा नहीं है किसी से, कोर्ट जानता है इस चीज को, देश जानता है इस चीज को, समाज जानता है, जनता जानती है इस चीज को। आज भर्ती निकाला ही नहीं, जो निकाला परीक्षाएं लीक कर दी इन्होंने। जो हमारा दलित वर्ग है वो बेचारा जो है नौकरियों का आधारित है, सरकारी नौकरियों पर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर आधारित है। आरक्षण को गला दिया इन्होंने, आउटसोर्सिंग करा दी इन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इन्होंने तमाम सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए जिसमें नौकरी मिलती। सवाल इस बात का है, इस पर दलित ने वोट किया है, दलित ने हमें बढ़ के वोट दिया है क्योंकि उसका आरक्षण गलाया गया है। आज पिछड़ों का आरक्षण मारा गया है, आरक्षण पर घोटाला किया गया है साफ साफ। इसको जीती हुई मक्खी को निगल नहीं सकती भाजपा, जीती हुई मक्खी को, जिंदा मक्खी को कैसे निगल लगी भाजपा? भाजपा को साफ साफ आज चिंतन करना होगा, या आज भाजपा और हारेगी, बुरी तरह हारेगी, खत्म हो जाएगी, 2 सीटों पर आकर रुक जाएगी भाजपा। भाजपा की हालत यह है कि 10 की 10 उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10 के 10 उपचुनाव, और 27 में इनको हम तोड़ के रख देंगे। 27 में कहीं के नहीं देंगे, 27 में इनको तमाम प्रत्याशियों को जमानत दिलानी मुश्किल हो जाएगी 27 में। जी, इनके विधायक भी कह रहे हैं, इनके मंत्री भी कह रहे हैं। जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपसे सवाल भी ले लेता हूं, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। यदि ये कहा जा रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती है। और मैं आपसे सवाल जो लेने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चुनौती देने वालों को शह कहां से मिल रही है? मेरे जो जानकारी है मेरे पास नहीं है कि चुनौती कौन दे रहा है, लेकिन देखिए केशव मौर्य जी ने कार्य समिति की बैठक में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार से बड़ा संगठन था, है और रहेगा। नहीं, अब केशव मौर्य जी को कौन साहस दे रहा है, ये प्रश्न ये है। क्या ये बात केशव जी मौर्य जी अकेले कह रहे हैं या इनके साथ भी कोई और है पूरी ऑर्गेनाइज व्यवस्था? केशव मौर्य जी अकेले नहीं है फिर ये कहने वाले। और ये जो बात कही जा रही है कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो फिर संगठन किसने बनाया जाता है कि सरकार में आए? समाजवादी पार्टी का साइकिल अभी तक पंचर दिखाई दे रही थी, संगठन उनके पास था, जैसे ही सांसद जीते भी तो सरकार भी नहीं बनी। आप देखिए वो कॉन्फिडेंस तो बीजेपी के पास और था, वो समाजवादी पार्टी के पास और आने लगा 30 सीटें जीतने से। अब कह रहे मैं सब ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले 400 पार में उसी तरह की भाषा बोल रही थी, जैसे भी समाजवादी पार्टी के भाई बोल रहे हैं। यही इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अभी आज जब 14 और 19 में कहते थे कि बीजेपी ने बरगला के वोट ले लिया तो वो सही था। अब अगर बीजेपी कह रही कि आपने संविधान खतरे में नारे के लेके दलित का वोट ले लिया तो ये गलत है, ये डबल पैरामीटर है। बीजेपी अगर वोट पाती है तो बरगला के पाती है, और आप वोट पाते हैं तो बीजेपी की गलतियों की वजह से पाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। और ये कि हम सब भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देंगे,
240 सीटें लाने वाली पार्टी को आप 2 सीटों की तरफ लेके जाने की बात करें, इसी को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से सीखे कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, वरना जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हुआ है, अगर समाजवादी पार्टी को इतना डैमेज हो जाएगा तो फिर शायद वो डैमेज कंट्रोल न कर पाएगी। इसलिए बिल्कुल आलोक पांडे जी, बिल्कुल आलोक पांडे जी। अविरल, नड्डा जी अगर ये कहते हैं कि हमारा काम छुई मुई कार्यकर्ताओं से नहीं चलेगा, पार्टी के काम छुई मुई कार्यकर्ताओं से नहीं चलेगा, तो इसके पीछे क्या उनका मंशा क्या है, उनकी आशय क्या है, अगर बीजेपी के इतने बड़े नेता ये शब्द कहते हैं? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से अंतर कलह की बात कही जा रही है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, इस प्रकार की अफवाह नहीं उड़ाई जानी चाहिए। उसके साथ साथ किसी प्रकार की अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और जो केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा बयान दिया गया, कहा गया, संबोधन किया गया, उसमें इस प्रकार की बात निकाल कर लाई गई और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर उनके द्वारा कहा गया तो इसमें क्या समस्या है? संगठन हमेशा बड़ा होता है, संगठन के कारण ही हम जनता तक पहुंच पाते हैं, संगठन के कारण ही हम सत्ता में आते हैं, संगठन के कारण ही हम जनसेवा कर पाते हैं, संगठन के कारण ही हम राष्ट्र हित की बात कर पाते हैं, राष्ट्र हित का संकल्प लेकर संगठन के माध्यम से ही चलते हैं। उसमें क्यों गुटबाजी की बात की जा रही है, क्यों इस प्रकार की अंतर कलह की बात की जा रही है, और कौन लोग हैं किस चश्मे से इस विषय को देख रहे हैं और किस नजरिए के साथ देख रहे हैं, और ये क्यों गुट बता रहे हैं, ये इसका गुट है, वो उसका गुट है। इस प्रकार की बात इन लोगों को नहीं करनी। हमारा केवल एक गुट है और वो है जनता का गुट। हमें जनता का विकास करना है, हमें जनता के हित में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है, इस विषय को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। हम जनता के लिए कार्य करते हैं, यहाँ स्वार्थ हित बिल्कुल नहीं होता है। जिस प्रकार से स्वार्थ सर्वोपरि के आधार पर कांग्रेस पार्टी चलती है, स्वार्थ सर्वोपरि के आधार पर समाजवादी पार्टी चलती है, हम राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलते हैं, हम जनहित सर्वोपरि मानकर चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अविरल। अशोक तिवारी जी से एक सवाल ले लेता हूं। अशोक तिवारी जी, बहुत इंपॉर्टेंट 2027, चूंकि इलेक्शन अभी 3 साल बाद 2027 आएगा, असेंबली का इलेक्शन होगा। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन के परिणाम रहे उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपने बयान दिए और उन्होंने ये कहा कि ये जो रिजल्ट हैं लोकसभा के चुनाव, वो 2027 का एक तरीके से आईना है। तो क्या ये 2027 तक आपका खास तौर पर राहुल जी और अखिलेश की दोस्ती बनी रहेगी? जी देखिए, ये सवाल है कि आज की डेट में अगर देखें तो दोस्ती बनी हुई है और दोस्ती पूरी तरह से बनी हुई है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आज की डेट में मजबूत है। आगे का समय क्या बताएगा, ये आगे का समय देखेगा। सच्चाई ये है कि जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों की वजह से, पीडीए की वजह से, उनके पीडीए का जो नारा दिया उन्होंने, उसकी वजह से आज पीडीए हमारे साथ खड़ा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े भी खड़े हैं, अगड़ों में भी जो है आधी आबादी भी खड़ी है और पूरी तरह से आदिवासी भी खड़े हैं। सवाल इस बात का है कि आज सर्वजन समाज ने अगर हमको वोट न दिया होता तो हमारी इतनी सीटें नहीं आ सकती थी। सर्वजन समाज ने वोट दिया है हमको, सभी समाज ने वोट दिया है, पीडीए ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, पीडीए ने बहुत ज्यादा वोट दिया है और सर्वजन समाज में साथ है। सब जाके पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी एक तरह से जहां हम जीते हैं वहां जीते हैं, जहां हम हारे हैं वहां पर भी हमें तमाम वोट मिला है। हम पूरी जनता के शुक्रगुजार हैं, पूरी जनता का हम आभार प्रकट करते हैं उत्तर प्रदेश की, और इस जनता को हम अपने कनेक्ट में रखते हैं, अपने कनेक्ट में रखेंगे, सभी के लिए इस तरह से कार्य करेंगे, सभी के लिए इस तरह जोड़ेंगे सबको कि जो है सब लोग हमको विनयावनत रहेंगे, हम विनम्र रहेंगे, हम सबके आगे हाथ उठ खड़े रहेंगे जनता के सामने। जनता हमारे लिए सब कुछ है और जनता के लिए हम कार्य करते रहेंगे। यही हमारा आधार है, यही हमारा मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पर हम आगे बढ़ेंगे और इसी उद्देश्य बिल्कुल। वक्त का मैं चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है और इसमें कोई भी हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रह सकता है और ना ही किसी को खारिज किया जा सकता है। यूपी के मतदाताओं ने इस लोकसभा चुनाव में ये एक बात फिर साबित कर दिया है। अब ये बात बीजेपी के रणनीतिकारों को समझना है कि वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी रणनीति को दुरुस्त करने में लगाते हैं या आपसी सिर फुटौल में। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।